हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है हमारे छोटे से परिवार 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको पुराने प्रश्न पत्र हल करवाए जाते हैं। उसी सरणी के अंदर, उसी कड़ी में एक नया पेपर लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए, जो कि आरपीएससी द्वारा लिया गया था। ठीक है, कि BWHW से अभिप्राय हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण इसने पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान में कोपेन ने राजस्थान की जो जलवायु उसको 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? पे 4 भागों में बांटा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। ये 4 भागों में राजस्थान की जलवायु को कोपेन महोदय ने 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सी में बांटा, पहला अपन ये क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, एक तो आपका हो गया BWHW, दूसरा आपका हो गया BSHW, तीसरा हो गया आपका CWG, चौथा हो गया आपका AW। तो ये 4 प्रकार के जो जलवायु वर्गीकरण ये राजस्थान में कोपेन महोदय द्वारा किया गया है। तो राजस्थान की जो जलवायु है उसका 4 भागों में वर्गीकरण किया है कोपेन महोदय ने। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं जलवायु वर्गीकरण की। देखो, BWHW जो कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। ठीक है, जो शुष्क रेतीला मरुस्थल है उसमें BWHW। अर्ध शुष्क रेतीले मैदान की बात कर लो तो BSHW। और इसके अलावा अपने हाड़ौती का पठार, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और माउंट आबू, सिरोही का जो माउंट आबू और कोटा के अंदर कोटा और झालावाड़, ये जो है AW प्रकार की जलवायु में आते हैं। तो अब मैं पूरा क्लियर बता देता हूँ आपको पूरा। सबसे पहले अपन बात करेंगे BWHW। सबसे पहले जो बात करने वाले BW और HW प्रकार की जलवायु की, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगर आपको ये भी पूछ लिया, BWHW ना होता अगर यहाँ ये लिखा हुआ होता कि उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, यानी देखो इसमें अभिप्राय पूछा आपको। ऑप्शन नंबर जो 2 है ना आपका, BWHW से क्या अभिप्राय है? तो शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, ये BWHW को कहा जाता है। तो इसका आपको हिंदी में भी याद रखना है। ठीक है, दूसरे ये मैं बता दूं कि इस प्रकार की जो जलवायु राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाती है। यहाँ बहुत कम वर्षा होने के कारण वाष्पीकरण सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, BWHW जलवायु प्रदेश के अंदर वाष्पीकरण सर्वाधिक होता है। इस प्रदेश में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। बिल्कुल क्लियर। अब कौन कौन से जिलों में पाई जाती है वो क्लियर कर लेते हैं अपन। BWHW प्रकार की जलवायु जो पाई जाती है, एक तो आपके जैसलमेर हो जाएगा, एक आपका पश्चिमी बीकानेर हो जाएगा, एक आपका उत्तरी पश्चिमी जोधपुर हो जाएगा, एक हनुमानगढ़ और गंगानगर। ठीक है, 3 पूरे जिले आएंगे, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर। पश्चिमी बीकानेर का पार्ट ले लो आप। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर का पार्ट ले लो। तो ये वाला जो जिला है ये BWHW प्रकार की जलवायु के अंतर्गत शामिल है। अब अगली जलवायु की बात कर लेते हैं अपन, कौन सी? तो अपन बात करते हैं CWG। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये जो अपनी पाई जाती है, ये अपने जो दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र है उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, और इसको कहते हैं क्या है? तो सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ, उपोष्ण कटिबंध आर्द्र जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। CWG का जो अभिप्राय क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है। ये अरावली के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है और यह वर्षा केवल वर्षा ऋतु के अंदर ही होती है। केवल वर्षा ऋतु के अंदर ही वर्षा होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, तो इसके अलावा जो आपकी जलवायु पाई जाती, कौन सी? AW प्रकार की जलवायु पाई जाती। कौन सी जलवायु पाई जाती? AW प्रकार की जलवायु पाई जाती। कहाँ पाई जाती? मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, ये जो जलवायु पाई जाती है डूंगरपुर जिले के दक्षिणी भाग और बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा और माउंट आबू के अंदर ये पाई जाती है। और यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है वो सवाना तुल्य यानी मानसूनी पतझड़ वाली आपकी वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं BSHW। ये अपने अर्ध शुष्क प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, कौन से में? अर्ध शुष्क प्रदेश में। इसका जो नाम है क्या है? इसका अभिप्राय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और ये जो जलवायु कौन कौन से जिले में पाई जाती है? तो आपका झालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू के अंदर पाई जाती है। और यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है वो स्टेपी प्रकार की पाई जाती है। मुख्यतः कांटेदार झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती है, कंटीली झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नागौर की उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्नांकित में से कौन सी है? ये आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल 300 से 500 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नागौर की उच्च भूमि का है तो मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान का जो अर्ध शुष्क प्रदेश है उसको 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन? मैं आपको बताता हूँ। पहला आपका हो जाएगा घग्गर प्रदेश, दूसरा आपका हो जाएगा शेखावटी प्रदेश,
तीसरा आपका हो जाएगा गोडवाड़ प्रदेश, और चौथा आपका जो हो जाएगा वो नागौर की उच्च भूमि। ठीक है, ये नागौर की जो उच्च भूमि है राजस्थान के जो रेगिस्तानी मरुस्थल यानी पश्चिमी मरुस्थल है उसको दो भागों में बांटा, एक तो शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल को चार भागों में बांटा है। कौन कौन से मैंने बताया आपको, गग्गर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश और नागौर की उच्च भूमि। और नागौर की उच्च भूमि को भी तीन भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा भाई, तीन भागों में बांटा। कौन कौन से भागों में बांटा, एक तो आपकी जायल श्रेणी हो जाएगी, एक आपकी मकराना श्रेणी हो जाएगी, एक आपकी मांगलोद श्रेणी हो जाएगी। कौन सी श्रेणी हो जाएगी, मांगलोद श्रेणी हो जाएगी। जायल जो कि खारे पानी की पट्टी है अजमेर से लेकर जायल नागौर तक। ठीक है, मकराना जो कि सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, मांगलोद आपका जो कि जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। तो ये अपना क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत के शासक कौन थे, ये आपको बताना भाई। डूंगरपुर रियासत के जो शासक थे वो कौन थे, तो देख लेते हैं अपन कौन थे। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति की मैं बात कर लूँ तो गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था भाई। आपको याद रखना 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, एजीजी कौन था, तो एजीजी जो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था भाई, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। आपको याद रखना 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, तो रोटी और कमल 1857 की क्रांति का प्रतीक था। ठीक है, 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से हुई, तो नसीराबाद से हुई। कहाँ से हुई, नसीराबाद से। कब हुई थी, 28 मई 1857 को हुई थी। ये तथ्य भी आपको याद रखना। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, दिल्ली के शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, दिल्ली के जो उस समय मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना। और आज अपन जो है सारे क्रांति जो भी 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान की रियासत थी उनके शासक कौन कौन थे उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कोटा के कौन थे, राम सिंह। जोधपुर की मैं बात कर लूँ तो तख्त सिंह थे। भरतपुर की मैं बात करता हूँ जसवंत सिंह थे। उदयपुर की मैं बात करता हूँ तो स्वरूप सिंह थे। उदयपुर के कौन थे, स्वरूप सिंह। जयपुर की मैं बात करता हूँ तो राम सिंह सेकंड हो जाएगा आपका। और सिरोही रियासत की बात करता हूँ तो शिव सिंह थे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। और धौलपुर की मैं बात करता हूँ तो भगवंत सिंह थे। धौलपुर के कौन थे, भगवंत सिंह थे। बीकानेर के सरदार सिंह थे। करौली के मदनपाल थे। टोंक रियासत की बात कर लूँ तो वजीरुद्दौला थे। कौन थे, वजीरुद्दौला। और बूंदी रियासत की बात कर लो तो राम सिंह थे। देखो बूंदी में भी राम सिंह है, कोटा में भी राम सिंह है, और जयपुर में राम सिंह द्वितीय, आपको याद रखना। इसके अलावा अलवर रियासत की बात कर लूँ तो विनय सिंह थे। जैसलमेर रियासत की मैं बात करता हूँ तो रणजीत सिंह थे। झालावाड़ रियासत की मैं बात करता हूँ तो पृथ्वी सिंह थे। और प्रतापगढ़ की मैं बात कर लेता हूँ दलपत सिंह थे। और बांसवाड़ा की मैं बात करता हूँ लक्ष्मण सिंह थे। और एक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ डूंगरपुर रियासत के जो शासक थे उदय सिंह थे। ये आपको बिल्कुल शासक याद रखना है। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो चर्चा में जो रहा था कोटा को सबका याद होगा, उदयपुर का याद होगा, जयपुर का याद होगा, लेकिन ये जो झालावाड़ है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, जैसलमेर है, यहाँ के जो 1857 की क्रांति में शासक थे उनके नाम आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा सवाल बन जाता सुमेलित करने का तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सारे रियासतों के राजा मैंने आपको बता दिए, इन्हें एक बार अच्छे से आप अपने नोट्स में ऐड करके याद कर लें। इसके अलावा जो आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाला हूँ 1857 की क्रांति से रिलेटेड, तो मैं आपको बताऊंगा राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम जो क्रांति हुई थी वो नसीराबाद में हुई थी। कब हुई थी, 28 मई 1857 को। तो राजस्थान में जहाँ जहाँ क्रांति हुई थी वो सारी तिथियां मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद जस्ट हुई थी भरतपुर में कब हुई थी, तो 31 मई 1857। अब देखो भरतपुर का जो सवाल बन सकता है, ऐसे बन सकता है कि भाई 1857 की जो तिथि थी ना राष्ट्रीय लेवल पर कौन सी तय की गई थी, तो 31 मई 1857 को तय की गई थी, लेकिन वो तिथि से पहले ही क्रांति शुरू हो गई थी। ये भी एक असफलता का कारण रहा। तो सवाल ये बनेगा कि 1857 की जो तिथि तय की गई थी उसी समय राजस्थान की कौन सी रियासत में क्रांति हुई थी, तो बिल्कुल आपको याद रखना भरतपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी, भरतपुर में हुई थी। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नीमच की बात कर लूँ तो 3 जून 1857 को हुआ था। देवली की मैं बात कर लूँ तो 10 जून 1857 को हुआ था। टोंक रियासत की बात कर लूँ तो 14 जून, कब हुआ था, टोंक में 14 जून 1857 को। अलवर का जो राज्य विद्रोह हुआ था वो 11 जुलाई को हुआ था। भाई अलवर में कब हुआ था, 11 जुलाई 1857। अजमेर की मैं बात कर लूँ तो 9 अगस्त 1857 का। ये सवाल पूछा हुआ भाई कि राजस्थान में अजमेर में जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था, 9 अगस्त 1857 को हुआ था।
एरनपुरा में जो हुआ था 21 अगस्त 1857 को हुआ था। इसके अलावा जोधपुर लीजियन ने जो विद्रोह किया था वह 23 अगस्त को किया था। कब किया था? 23 अगस्त को। बिथोड़ा का आपका युद्ध ये भी संबंध 8 सितंबर को हुआ था 1857, जबकि चेलावास का युद्ध है जो 18 सितंबर 1857 को हुआ था। जबकि धौलपुर राज्य का जो विद्रोह है 27 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 27 अक्टूबर को हुआ था। जबकि जो कोटा का विद्रोह है आपका वो कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। कब हुआ भाई? 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। तो ये सारी जो तिथियां मैंने आपको बता दी, ये बिल्कुल आपको याद रखनी है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, हुर्डा सम्मेलन कौन सा शासक सम्मिलित नहीं हुआ था? तो ये आपको बताना। हुर्डा सम्मेलन के अंदर कौन सा शासक शामिल नहीं हुआ था, ये आपको बताना है। तो मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ किसकी, तो बिल्कुल करौली के जो थे वो गोपाल दास आए थे, बिल्कुल सही है, ठीक है, आपको याद रखना। किशनगढ़ के राज सिंह आए थे, ठीक है। और मैं बात कर लूँ बीकानेर की, तो बीकानेर से कौन आए थे? बीकानेर से जोरावर सिंह आए थे। और कोटा से जो आए थे वो दुर्जन साल आए थे। तो ये चारों ही रियासतों के शासक हुर्डा सम्मेलन में शामिल थे। इसीलिए आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, ठीक है। डिलीट होने का कारण क्या था, वापस से मैं आपको बता देता हूँ कि हुर्डा सम्मेलन में ये चारों रियासत जो आपको ऑप्शन में दी हुई है, चारों रियासतों के शासक शामिल हुए थे, इसलिए फिर ये क्वेश्चन डिलीट आपका हो गया। इसके अलावा हुर्डा सम्मेलन पर अगर कुछ चर्चा कर ले अपन, तो हुर्डा सम्मेलन का जो कब हुआ था, तो आपको तिथि याद रखनी है, 17 जुलाई 1734 को हुआ था, ठीक है। 17 जुलाई 1734 को हुर्डा सम्मेलन हुआ था, आपको याद रखना, ठीक है। और अब इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करी थी। किसने करी थी भाई? मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय सेकंड ने की थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कौन कौन शामिल हुए थे, तो ये आपको मैं बता देता हूँ। देखो, हुर्डा सम्मेलन से जयपुर में जो आए, जयपुर से जो आए थे वो सवाई जय सिंह आए थे। बीकानेर के अपने जोरावर सिंह थे। कोटा के दुर्जन साल थे। करौली के गोपाल दास थे। किशनगढ़ की मैं बात कर लूँ तो राज सिंह थे। और नागौर की मैं बात कर लूँ तो बख्त सिंह आए थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो ये हुर्डा जो नामक स्थान है कहाँ पड़ता था? वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? ये भीलवाड़ा में पड़ता है। हुर्डा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो हुर्डा सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो मराठा शक्ति पर अंकुश लगाने और राजपूताना पर मराठा के जो संभावित आक्रमण होने वाले थे उस समय उनको रोकना, ये हुर्डा सम्मेलन का उद्देश्य था। उद्देश्य भी आपसे पूछा जा सकता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इतालवी विद्वान तैसीतोरी निम्न में से किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, बिल्कुल देखते किस में इसने योगदान दिया था। तो इनका जो योगदान था बिल्कुल राजस्थानी व्याकरण पर लेख में इन्होंने अपना योगदान दिया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं एलपी तैसीतोरी की थोड़ी, कि इनका राजस्थान से क्या संबंध था। तो इनके राजस्थान के संबंध के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि ये जो इनका जो मूल स्थान था वो कौन सा था। तो इनका जो मूल स्थान था वो इटली था। कहाँ के रहने वाले थे? ये इटली के रहने वाले थे। इटली का एक शहर है, उसका नाम है उडीने। क्या नाम है? उडीने, उडीने, आपको याद रखना, उडीने, ठीक है, उडीने, इटली के उडीने के रहने वाले। इनका जो जन्म हुआ था वो 1887 में हुआ था। इनने अपनी जो कर्म भूमि बनाया था राजस्थान के अंदर वो बीकानेर को बनाया था, ये आपको याद रखना। सवाल पूछा जा सकता है कि इटालवी विद्वान एलपी तैसीतोरी की कर्म भूमि कौन सी है। ऑप्शन में आपको बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर मिलेगा। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो आपको याद रखना कौन सी थी, बीकानेर थी। इनके गुरु का मैं बता देता हूँ। देखो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि एलपी तैसीतोरी के जो गुरु थे वो कौन थे? वो विजय धर्म सूरी थे। भाई कौन थे? विजय धर्म सूरी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इन्होंने राजस्थानी चारण साहित्य के बारे में भी लिखा है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक जो जॉर्ज गिरियसन के निमंत्रण पर एलपी तैसीतोरी सर्वप्रथम भारत में 8 अप्रैल 1914 को कहाँ आए थे? दिल्ली के अंदर आए थे। सर्वप्रथम भारत में कहाँ आए थे? दिल्ली आए थे। और फिर राजस्थान में जो सर्वप्रथम आए थे जोधपुर, जोधपुर से फिर बीकानेर आए थे। जोधपुर से फिर कहाँ आए थे? बीकानेर आए थे, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा एलपी तैसीतोरी ने राजस्थान चारण साहित्य ऐतिहासिक सर्वे नामक पुस्तक भी लिखी है। और अपना कर्मस्थली बीकानेर में ही इन्होंने दूसरा ग्रंथ पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण लिखा है। पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण जो कि सवाल में पूछा गया था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इनका जो स्मारक बना हुआ वो भी बीकानेर में बना हुआ। 1919 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1857 में इनका जन्म हुआ था और 1919 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कुल
32 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी।